અને આપની કંપનીમાં મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરના પ્રોમોટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરपर्सन अमीरा शाह अपनी साथ जोड़ा गया है। अमीरा मैम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है मैम शो पर। और सबसे पहले बजट एक्सपेक्टेशंस और इंडस्ट्री और सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे ऑन इकोनॉमी। क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से, क्या अनाउंसमेंट, क्या फोकस होना चाहिए इकोनॉमी के बूस्ट के लिए, सपोर्ट के लिए? आप देखिए तो इकोनॉमी को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें 3 चीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो फिस्कल स्टेबिलिटी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते रहें लेकिन हमें फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि कुछ टैक्स स्ट्रैटिफिकेशन की बात सोचनी चाहिए हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइदर इंटरेस्ट रेट को हमें घटाना पड़ेगा, नहीं तो हमें कुछ टैक्स स्कीम्स लगाने पड़ेंगे जिससे हम री इन्वेस्टमेंट हो जाए। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए we need to look at various possibilities for all different industries. So that is the only way हम economy boost कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज करने की जरूरत है। आप देखिए हेल्थ में तो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और हेल्थ में बहुत जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करें। गवर्नमेंट ने बोली थी कि 2.5% जीडीपी को उनको कंट्रीब्यूशन करना है हेल्थ में, लेकिन आज के तारीख में आप देखें तो इट्स ओनली 1.5% इन्वेस्टमेंट हो रहा है हेल्थ के एरिया में। लेकिन अगर ये मतलब ये इलेक्शन ईयर भी था लास्ट ईयर, तो पता नहीं अभी कितना कंट्रीब्यूशन हो पाएगा आगे बढ़ने के लिए कि नहीं। और आई होप दैट गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स इन गिव सम स्कीम्स टू द इंडस्ट्री कि जब हम R&D में इन्वेस्ट करें तो हमें कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि इनोवेशन है तो हेल्थ केयर में पूरी घट रही है। एंड इसको ज्यादा आगे लेने के लिए R&D के लिए कुछ स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आप देखें तो टैक्सेस में जीएसटी में बहुत इशू है, क्योंकि हेल्थ केयर कंपनीज को सब जीएसटी लगती है इनपुट टैक्स में, लेकिन ऑफसेट करने के लिए कोई बेनिफिट है नहीं। अगर गवर्नमेंट को हेल्थ केयर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको करना होगा। जीएसटी को 0 टैक्स ब्रैकेट में तो 5 टैक्स ब्रैकेट में डालना होगा तो ऑफसेट पॉसिबल हो जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। गवर्नमेंट रेगुलेशन में आप देखिए तो हेल्थ केयर में बहुत ही कम रेगुलेशन है, और ज्यादातर आप देखिए तो हमारे 300,000 लैब्स है डायग्नोस्टिक्स में, लेकिन 99.9% क्रेडिटेड नहीं है और कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, क्योंकि कुछ गवर्नेंस नहीं है गवर्नमेंट के साइड से। और इसके वजह से आप देखिए तो बहुत बैड प्रैक्टिसेस हो जाते हैं कभी इंडस्ट्री में। और हमें लगता है कि ये फॉर्मलाइजेशन करके इकोनॉमी में, डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, क्योंकि वन जो टैक्सेस आने चाहिए फॉर्मलाइजेशन से वो गवर्नमेंट को आ जाएंगे, और दूसरी बात जो है पेशेंट्स को ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है जो अच्छा काम नहीं करते हैं वो कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हेल्थ केयर में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखें, फॉर्मलाइज करें सेक्टर को, स्लैब टैक्स की इशू करें। आजकल हम इंपोर्ट्स पे 30-40% टैक्स देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। रिएजेंट्स, केमिकल्स, बहुत मेड टेक को इंपोर्ट करने के लिए ये सब अफोर्डेबिलिटी में भी हिट होती है। तो यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि वो हेल्थ केयर को ज्यादा कंसिडर करें। डेफिनेटली मैम, वैसे तो काफ़ी पॉइंट्स आपने कवर किए, बट फॉर्मलाइज जो सेक्टर करने की आपने यहाँ से बात की, इसके रिगार्डिंग पूछना चाहूँगी NABL एक्रेडिटेशन, इसके ऊपर कुछ समझना चाहेंगे यहाँ से, जो टू फॉर्मलाइज द सेक्टर कितना यूजफुल रह सकता है, और ये इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए तो NABL स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज। ये एक एक्रेडिटेशन है जो ग्लोबल एक्चुअली है। इंडिया में हम उनको NABL बोलते हैं, और NABL बेसिकली कहती है कि देखिए आपको लैब में जैसे ऑपरेट करना हो पेशेंट्स के लिए, आप इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा। आपको पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपका इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, मशीन्स आपके ये क्वालिटी के होने चाहिए, केमिकल्स ये क्वालिटी के होने चाहिए। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो जो NABL लैब्स है, ओनली 2-3,000 लैब्स आउट ऑफ 300,000 लैब्स, तो आप देखिए 1% से भी कम है। और इसके इसके मुताबिक आप देखिए तो 99.9% लैब्स आज अक्रेडिटेड नहीं है, एंड उनमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड पॉसिबल भी नहीं है। तो ये बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि जब लोग जाते हैं लैब में टेस्ट करवाने के लिए तो उनकी ये समझ होती है कि कोई तो चेक कर रहा है कि ये लैब ठीक है कि नहीं, लेकिन वो जब जब नहीं हो रहा तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इशू हो सकती है, क्योंकि अगर लैब रिजल्ट गलत हो तो ट्रीटमेंट भी एकदम गलत हो सकती है। तो ये NABL अगर हम इसको बढ़ाएं, हम अगर मैंडेटरी बनाएं
सब लैब्स को गवर्नमेंट बोले कि ये मैंडेटरी है अगर आपको टेस्टिंग करना हो, तो दिस कैन रियली हेल्प इन फॉर्मलाइज द सेक्टर। राइट, एंड मैं R&D के लिए भी पूछना चाहूँगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पर टू एंकरेज R&D इन हेल्थ केयर, वो क्या स्टेप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से नीड टू बी टेकन? देखिए आप फार्मा इंडस्ट्री में आप देखिए तो जब फार्मा इंडस्ट्री न्यू ड्रग्स कराती है, वो R&D इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनको कुछ एक्सपेंस ऑफसेट मिलता है। वो R&D इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सालों के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि R&D जब तक आप लॉन्च करो तो वो R&D एक्सपेंस P&L को हिट करेगी और इसके वजह से कोई फिर R&D करेगा नहीं। हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कुछ है नहीं। तो आप देखिए तो हमारे पास अभी मेट्रोपोलिस में 4000 टेस्ट हैं और हम हर साल 100-200 टेस्ट न्यू करते हैं। लेकिन ये जो सब कॉस्ट है R&D का, वो सब हमारे P&L को हिट करता है और हमें कोई बेनिफिट ऑफसेट नहीं है टैक्स में। तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो फार्मा कंपनीज फार्मा इंडस्ट्री में है वो ये पूरे हेल्थ केयर में लेके आए, क्योंकि वो दूसरे भी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो सकता है। राइट, अब तक ये यहाँ से एक्सपेक्टेशंस हम देख रहे हैं। और साथ ही मैम जानना चाहेंगे यहाँ से स्कीम लाइक आयुष्मान भारत, तो यहाँ से टू स्ट्रेंथ अपॉन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आयुष्मान भारत हैज बीन अ वेरी गुड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया, जिनको एक्सेस नहीं है और जिनके पास पैसे भी नहीं है, जो जा सकते हैं सर्जरी के लिए। तो मैंने देखे हैं बहुत केसेस ऐसे हैं कि आयुष्मान भारत की वजह से पुअर पेशेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है। ऑब्वियसली ये नया स्कीम है, अभी सिर्फ 4-5 साल हुए हैं, तो अभी तक ये जो इसका एक्सपोजर है, स्कोप है, वो अभी भी ज्यादा होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए, डाउन टू एवरी टाउन एंड सिटी। और मोर इम्पोर्टेंट है कि जो हॉस्पिटल्स, जो सेंटर्स आपको आयुष्मान भारत के स्कीम में डाले, इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स अच्छे हों। एंड इसलिए मैं बोल रही थी गवर्नेंस और रेगुलेशन के बारे में कि अगर मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर जो आएंगे भी आयुष्मान भारत में वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, तो फिर वो बेनिफिट नहीं होगा स्कीम में। तो हर रीजन के लिए ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ताकि जो प्लेयर्स और प्रोवाइडर्स भी आयुष्मान भारत में काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक्स में पेशेंट्स को, वो टॉप क्लास होनी चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए। करेक्ट मैम। साथ ही जानना चाहेंगे मेरा मैम, यहाँ से जो हेल्थ केयर कंज्यूमेबल्स एंड साथ ही इक्विपमेंट्स, वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लो एंड सिंगल टैक्स ब्रैकेट में इंक्लूड होने के लिए, तो ओवरऑल ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए कैसे आप गिन रहे हैं? अब देखिए तो हमारी जो इंडिजिनस सेक्टर है, मेडटेक, जो कंपनीज है इंडिया में जो ऐसी इक्विपमेंट्स है तो केमिकल्स प्रोड्यूस कर पाए, वो ऑनेस्टली इतने है नहीं। हमारी जो सेक्टर है इंडिया में ये मच्योर नहीं है। तो ग्लोबली जो कंपनीज है, सीमेंस, रोच, एबॉट, बेक्टन डिकिंसन, ये सब कंपनीज है जो हमें प्रोवाइड करती हैं ये इक्विपमेंट्स और रिएजेंट्स। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इस पे बहुत फैट टैक्सेस लगते हैं और ऑब्वियसली वो टैक्सेस हमें फिर पास ऑन करने पड़ते हैं पेशेंट्स को। तो अगर गवर्नमेंट को ये एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, तो ये एक तरीका है जो वो हम ज्यादा अफोर्डेबल कर सकते हैं, कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं इंटरनेशनल रिएजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स पे, वो घटा दें और लोकल इंडस्ट्री को R&D स्कीम्स दे दें, बेनिफिट्स दे दें, जिसमें वो लोकल कंपनीज इन्वेस्ट करें। तो हमारी जो लोकल मेक इन इंडिया इंडस्ट्री हो सकती है अगले 5-10 साल में, वो बढ़ जाए। लेकिन आज की डेट में मेक इन इंडिया इतनी बड़ी नहीं है हमारे लिए ये इंडस्ट्री में, और ज्यादा इम्पोर्टेड हो जाती है। लेकिन ये चीज चेंज होने में 5-10 साल लगते हैं R&D करने के लिए, और फिर वो इक्विपमेंट्स निकालने के लिए जो एक्चुअली FDA, US FDA स्टैंडर्ड, C स्टैंडर्ड पे है, जो हम आज यूज करते हैं मेट्रोपोलिस में। राइट, यहाँ से मैम जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो रीच एक्सपैंड करने के लिए एंड इन लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स, क्या स्टेप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से?
अब देखिए तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आज के दिन में 5,000 रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन है। अगर आप हेल्थ चेकअप्स करो पूरे फैमिली के लिए 5,000 रुपए तक, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। हम यही प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट से कि ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरे फैमिली को 5,000 में करने के लिए क्वाइट डिफिकल्ट होती है। तो ये अगर 10,000 हो जाए, तो लोग ज़्यादा अपना चेकअप करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपना वेलनेस करेंगे और ये उनके लिए अच्छी होगी। और जितना ज़्यादा हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हम चेक करें, उतना कम हम सिक बन जाते हैं, हम बीमार बन जाते हैं और फिर उसका हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रिवेंटिव में फ़ोकस करना पूरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, और इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट है। तो ये हम प्रार्थना करते हैं कि ये वो बढ़ा सके इंडिविजुअल्स के लिए, तो उनको ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशन मिले वेलनेस चेकअप्स पे। और दूसरी प्रार्थना है कि जो आज है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर करती है, अब देखिए तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपको इंश्योरेंस पेमेंट देती है जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाए। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो, आप जाके डॉक्टर से मिलिए प्राइवेट चेंबर्स में, ने आप जाके टेस्ट करिए, आप जाके अपने जीपी से बात करिए, तो ये कवरेज नहीं होती इंश्योरेंस कंपनी के कवर में, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन। और आप देखिए तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो कॉस्ट होता है, हर जन तो हॉस्पिटलाइज होता नहीं है। ज्यादातर कॉस्ट तो एक्चुअली होते हैं जो आप दवाइयाँ, आप डॉक्टर और आप लैब में आप स्पेंड कीजिए हॉस्पिटल के बाहर। तो अगर ये हम कवर भी कर लें तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, और बहुत सुविधा मिलेगी। राइट, तमीरा मैम काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की एंड एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू बजट। बेस्ट विशेस मैम, और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा ये बजट रहे, ये विश कर रहे एंड बेस्ट विशेस फॉर क्वार्टर्स ओनली। थैंक यू। તો આ રીતે મેટ્રોપોલિસ હેલ્થ કેરના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બજેટને લઈને ઇન્ડસ્ટ્રીની શું આશા છે એના પર એક ચર્ચા કરીએ અને અત્યારે 1838 પર સ્ટોક પર નજર કરીએ. લગભગ 0.5% આસપાસના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. હેલ્થ કેર સેગમેન્ટની